हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर चला रखा है बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसमें लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, और हम इसमें पढ़ेंगे मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। इससे जो मेरा पिछले वाला लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था मोलिलिटी के बारे में, ठीक है ना। और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमारी ये चल रहा है सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी में जो है मोलिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म का मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड होती है ये कंसंट्रेशन टर्म है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट आपने डाला है उसकी अमाउंट को निकाल रहे हैं हम डिफरेंट अलग अलग तरह से, ठीक है ना। तो उसमें आज जो हमारा मेथड नंबर है वो सेकंड है मोलिलिटी, ठीक है ना। तो मैं इसको सेकंड डाल देता हूँ, फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए देखो मोलिलिटी क्या होता है बच्चों। मोलिलिटी को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो मोलिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं पहले, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, मोलिलिटी बराबर होती है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमने इसका सिंबल लिया था सॉल्यूट के मोल्स का n, ठीक है ना। मोलिलिटी क्या थी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वेट ऑफ, यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे मोलिलिटी में क्या आ रहा था बोलो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। और बच्चों देखो ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा आपका, ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं मोल्स की बात करूँ देखो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो n, और यहाँ लिखोगे नीचे W क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ये हो गया। और मोल्स आपको निकालना आता ही है। मोल्स कैसे निकालते हैं आप, वेट बाई मोलर मास, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर बोलो, डेफिनेशन यहाँ से क्या बनाओगे आप, इसकी देखिए, ये बनाओगे कि इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये होगी हमारी डेफिनेशन, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है ना। भाई मोलिलिटी क्या होती है, ये किसके बराबर होती है बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी आपके सॉल्यूट के मोल्स होते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम मोलिलिटी। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखो अगर हम इसकी यूनिट निकाल लें तो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो। देखो इसकी यूनिट क्या होगी बोलो, यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है ना। चलिए, और अगर मैं यहाँ मोल्स को बाहर निकाल लूँ तो ये भी हो जाएगा। देखो मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे, मोलिलिटी और आपका W केजी में, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया आपके मोल्स, किसके मोल्स हैं ये, सॉल्यूट के। ये क्या होगी आपकी मोलिलिटी, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका बच्चों, ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, किसमें, केजी में, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मोलिलिटी के फॉर्मूले में आप देख रहे हो नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो मोलिलिटी के लिए, जिस भी कंसंट्रेशन की टर्म में, जितने भी टाइप के आप कंसंट्रेशन के टाइप पढ़ रहे हो, उन फॉर्मूले में जिसमें भी नीचे वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे मोलिलिटी क्या थी, मोलिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम नहीं है बच्चों। तो नोट में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये मोलिलिटी क्या होती है बोलो, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्या है ये टेम्परेचर
ये आपकी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है ये, ठीक है ना। ये एक कंसंट्रेशन टर्म होती है। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है आपकी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ ये कंसंट्रेशन जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती है मोलिलिटी, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, यानी ये इसमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें वॉल्यूम होता है, यहाँ पे देखो बच्चों इस फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो मोलिलिटी जो होती है आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और यही कारण होता है कि हमें मोलिलिटी की ज़रूरत पड़ी मोलिलिटी की स्थान पर, ठीक है ना। मोलिलिटी भी आपकी एक अच्छी कंसंट्रेशन टर्म हो सकती थी, लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप सॉल्यूशन को मान लो सॉल्यूशन बना रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उस सॉल्यूशन को किसी दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं बच्चों, है ना, जहाँ का टेम्परेचर क्या है बढ़ गया है, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास है, तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन 25 पे रहेगी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रहेगी इसकी मोलिलिटी के लिए। तो मोलिलिटी क्या है, आपकी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, किसके कंपैरिजन में, मोलिलिटी के में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि मोलिलिटी जो है आपकी मोलिलिटी से अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, क्यों, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये बोलो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि 120 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व विद 500 ग्राम H2O, ठीक है। कैलकुलेट मोलिलिटी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मोलिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमारा 120 ग्राम यूरिया दे रखा है। तो यूरिया तो हमारा सोल्यूट है और वाटर क्या है हमारा, बोलो यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोलिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, कर लेते हैं। देखो चलिए देखिए सॉल्यूशन, यूरिया कितना दे रखा था, 120 ग्राम, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे सोल्यूट है, ठीक है। वाटर कितना दे रखा है हमारा, 500 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, बोलो सॉल्वेंट है। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालनी क्या है बच्चों में, मोलिलिटी हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। मोलिलिटी हमें क्या करनी है, बोलो कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो मोलिलिटी। देखिए फॉर्मूला लगाइए भाई, मोलिलिटी बराबर क्या होती है, मोल्स ऊपर और नीचे क्या आता है, बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एन निकाल लो पहले आप, देखो एन निकालेंगे अगर आप, तो एन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोलो आप, देखिए यूरिया के मोल निकाल लो। एन किसके निकाल लो, यूरिया के निकाल लो पहले, वाटर के भी निकाल लो, और एन किसके निकाल लो, आप निकाल लो पहले मोल्स किसके, यूरिया के निकाल लो, है ना। निकालते हैं तो क्या होगा, बोलो इसका फॉर्मूला, वेट, कितना वेट दे रखा है, और नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो मोलर मास आ जाएगा। तो वेट कितना दे रखा है, 120, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है, बोलो 60। तो इसका मतलब कितने आगे इसके पास में, 2 मोल आगे बच्चों, कितने आगे इसके, 2 मोल आगे, ठीक है। चलो तो मोलिलिटी में रख दो भी यहाँ पे, मोलिलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आगे, 2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, 500 ग्राम दे रखा है, जबकि किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो आप या तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, या फिर आप एक काम करो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह जो ग्राम में दे रखा है 500, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है ना। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आएगा देखो फॉर्मूला, ये आ जाएगा 20 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। और ये आ गया आपका, लो ये आंसर आ गया। मोलिटी कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है जी। इसी तरह से आप जो है मोलिटी को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों वो कौन सी है, वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। क्या है, नंबर 3, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम सिंबल लेते हैं x के द्वारा, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, अगर मैं आपको बात करूं बच्चों, देखो सॉल्यूशन जो होता है आपका, सॉल्यूशन में हम कौन सा पढ़ रहे हैं बोलो, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बाइनरी। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बोलो, हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, केवल 2 कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे बोलो, 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन की स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। भाई 2 कंपोनेंट में क्या होंगे बोलो, 2 कंपोनेंट में मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ए और बी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, 2 कंपोनेंट यहाँ पे ए और बी मान लिए। अब मान लीजिए 2 कंपोनेंट जो होते हैं ए और बी, इनमें से कोई क्या होगा, एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों बोलो, सोलवेंट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इन्हीं 2 कंपोनेंट में से किसी एक का निकालेंगे या दोनों का निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मान लो 2 कंपोनेंट हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ ए कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट हो, ए हो या फिर आपका बी हो, कोई भी कंपोनेंट, 2 ही कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट है एक आपका सॉल्वेंट है। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो ये होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट, दोनों नहीं, कोई भी हो, ए हो सकता है कम या बी हो सकता है। अगर आप ए का निकाल रहे हो तो यहाँ किसके मोल्स आ जाएंगे, ए के आ जाएंगे। नीचे क्या आएगा बोलो, टोटल मोल्स। क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है ना, ऑल द कंपोनेंट। जरूर नहीं है कि 2 ही कंपोनेंट हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके टोटल मोल्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मान लो मैंने 2 कंपोनेंट माने बच्चों कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। जो ए है उसके मोल्स मैंने मान लिए N1 और जो बी है उसके मोल्स मान लिए मैंने N2। और सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे फिर बताओ, टोटल मोल्स हो जाएंगे बच्चों कितने, N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो मेरे सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है। अब मैं मान लो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा XA, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ X, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या बताया था मैंने आपको, X। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन X का निकालूंगा बच्चों तो मैं ए के ही, मतलब अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो ए के मोल्स ऊपर लेंगे, टोटल मोल्स नीचे आ जाएंगे दोनों के, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला बोलो, XA बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। और बच्चों XB, अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, N2 अपॉन B के मोल कितने, N2 हैं, टोटल मोल कितने, N1 प्लस N2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो मोल फ्रैक्शन जो है कभी भी 1 से बड़ा या फिर बराबर नहीं होगा, हमेशा 1 से कम ही आएगा मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का आप निकालोगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ये तो मैंने ए और बी लिए हैं, उन
सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना बच्चों, एक होता है हमेशा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तो मैंने दो ही कंपोनेंट लिए ए और बी। अब मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होगा बोलो, 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन सभी का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 ही होता है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे 2 हैं तो लिख दिया, अगर 1 से ज़्यादा हैं तो उनका भी क्या होगा, 1 ही होगा। और किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा हमेशा कभी भी 1 से बड़ा या फिर बराबर नहीं होगा, हमेशा जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से हमेशा कम ही आएगी बच्चों। ठीक है ना, तो अब देखो मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ ज़रा, देखो बच्चों, क्या यहाँ पे नीचे वॉल्यूम आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है ना आपका बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन है आपका, ये भी क्या है बोलो, ये भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, अब बच्चों ध्यान रखना, ये N1 क्या है आपको बता दिया। N1 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, सोल्यूट के मोल के लिए। और जो N2 है ना, ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बोलो, सॉल्वेंट के मोल के लिए। ठीक है ना, ये सोल्यूट के मोल हैं हमारे पास, और ये किसके हैं बच्चों, ये हैं हमारे किसके, सॉल्वेंट के मोल हैं। और मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलर मास। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन का ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास, ये लीजिए मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ऐसे है 46 ग्राम C2H5OH है। ठीक है ना, एंड 54 ग्राम H2O है मेरे पास, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। क्या करना है हमें बोलो, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ठीक है, चलिए हम करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, जब भी हम मोल फ्रैक्शन करेंगे, देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक तो एथेनॉल है और एक क्या है मेरे पास, वाटर है। दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं। तो मैंने बताया था जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों तो जिसकी अमाउंट आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या है आपका। तो सोल्यूट है आपका C2H5OH, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एथेनॉल हम कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और जो हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे, अब दोनों ही लिक्विड है ना, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो क्या होगा आपका, बोलो, वो आपका सॉल्वेंट होगा। जिसकी कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे, वाटर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें इनके क्या निकालना है बच्चों, मोल निकालने पहले। तो निकाल लेते हैं पहले हम मोल किसका, NC2H5OH के मोल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो मोल निकालेंगे तो क्या होगा, वेट कितना दे रखा है इसका, C2H5OH का देख लो, ये रहा 46। तो वेट 46, मोलर मास देखो C2H5OH का कितना होगा बोलो। अगर हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास भी जो है 46 ही होगा। C2H5 एटॉमिक वेट को ऐड कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गया इसका तो। ठीक है, अब हम मोल किसके निकालने बोलो, वाटर के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलर मास। तो कितना दे रखा है इसका, 54। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। ठीक है, कितना आ गया, 3 मोल आ गए। अब टोटल मोल निकाल लो, क्या निकालना है, टोटल मोल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, टोटल मोल कितने होंगे बोलो, 1 + 3 कितने आगे बोलो, 4 आगे। अब किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बोलो, X
C2H5OH का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, एथेनॉल का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर रख दीजिए, कितने आए 1, टोटल मोल कितने बच्चों 4 आ गया, कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है ना, ये आ गया आपका मोल, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये तो मोल आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर कभी आपसे वो निकलवाता है कि मोल परसेंटेज, क्या निकलवाता है वो, मोल परसेंटेज निकलवाता है, तो मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो मोल फ्रैक्शन आया ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो मोल परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 25% मोल परसेंटेज आ जाएगी इसकी। ठीक इसी प्रकार आप मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालेंगे, तो वाटर के मोल कितने हैं आपके पास 3, तो 3 ऊपर रखेंगे 4 नीचे रखेंगे, कितना आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे 0.75 आ जाएगा। तो अगर इसकी मोल परसेंटेज निकालोगे तो कितनी आएगी बोलो, 0.75 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगा 75% आ जाएगा, ये आ जाएगी मोल परसेंटेज इसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया, और हमने उनका एक एक बहुत ही नॉर्मल बेसिस पे जो है क्वेश्चन कर लिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या शुरू होता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो शुरू होता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म में, वो होता है हमारा इंटर कन्वर्जन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ये आएंगे हमारे, यहाँ लिखते हैं हम इंटर कन्वर्जन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है मोलरिटी, ठीक है ना, और मैं इस मोलरिटी को कैसे मोलिलिटी में कन्वर्ट करूँगा, या मोलिलिटी को कैसे मोलरिटी में कन्वर्ट करूँगा, या फिर मैं किस प्रकार से मोलरिटी को कन्वर्ट करूँगा मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो अभी मैंने ये 3 पढ़ाई है ना, तो मैं इन तीनों को ही आपको इंटर कन्वर्जन करना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डेंसिटी ऑफ 2MCH3COOH एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स, नंबर ए पे क्या कैलकुलेट करनी है, मोलिलिटी, बी में क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें, बोलो एसिटिक एसिड का। अब देखिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं ये बच्चों, है ना, इसको मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। अब आपको ध्यान का देखना, देखो एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में आपको कन्वर्ट करना है। वैसे तो इसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं बच्चों, है ना, लेकिन फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी वजह से फॉर्मूला आप मिस कर गए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन को देख के ही आपको क्या करना है, अप्रोच लगानी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए डेंसिटी गिवन है, अब की बार क्या गिवन है बोलो, डेंसिटी गिवन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, ये रही 1.2 ग्राम। CH3COOH जो है आपका सोल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, ठीक है ना, ठीक है जी। अब मोलिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, आपको सबसे पहले
ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है आपको। ये तो पता लग गया ना, देखो सोल्यूट क्या है, सोल्यूट आपका एसिटिक एसिड है और सॉल्वेंट क्या है आपका एक्वस है, यानी कि वाटर है, और डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है ना। अब जब डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की गिवन होगी तो उस डेंसिटी से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो उससे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, देखो सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटी से, ठीक है ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है ना। पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसे लिखिए। मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में बच्चों मुझे यहाँ पे गिवन है मोलरिटी। क्या गिवन है यहाँ पे मेरे को, मोलरिटी गिवन है। कितनी गिवन है बोलो, 2m, ठीक है ना, 2m। अब बताओ मुझे मोलरिटी जब गिवन है तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 मोल पर लीटर लिख सकता हूँ ना, 2 मोल पर लीटर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। मोलरिटी, अब ये मोलरिटी किसकी गिवन है बोलो, एसिटिक एसिड की, तो 2 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो बच्चों कि 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो ये यहाँ पे लिखा है इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो मतलब होगा इसका, ठीक है ना। अब सोल्यूट क्या है आपका बताइए, सोल्यूट है आपके पास एसिटिक एसिड, तो इसको ऐसे लिख दीजिए लो, 2 मोल CH3COOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सोल्यूट की जगह क्या ले लिया मैंने बोलो, एसिटिक एसिड ले लिया, क्लियर होगा। अब एसिटिक एसिड का मोलर मास मुझे बताइए कितना होता है, मोलर मास कितना होता है बोलो, 60 होता है, नहीं होता, मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। और अगर मोल की मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूं, मोलर मास में कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा ना, यहाँ से मास निकल जाएगा। देखो मास ऑफ CH3COOH मेरे पास आ गया 2 × 120 ग्राम आ गया जी, ये आ गया मास मेरे पास। क्या आ गया मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूट आ गया 120 ग्राम। भाई आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है बोलो, वेट बाई मोलर मास, और अगर वेट निकालना हो तो मोल की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, मोलर मास में कर देंगे, तो वो किस में हो जाएगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे सोल्यूट का मास प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लूँ आगे चल के, ठीक है ना। चलिए ये मेरे को यहाँ पे मिल गया है। अब देखिए ये तो मुझे सोल्यूट का मास मिल गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर कितना होता है बोलो, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 1000 मिलीलीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से ये वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में हैगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे डेंसिटी भी तो गिवन है, डेंसिटी बराबर कितनी दे रखी है आपको, देखो क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इतनी दे रखी है, ठीक है ना। अब बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है बच्चों मास, वेट कह दो या मास कह दो, बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं वेट निकाल सकता हूँ, W निकाल सकता हूँ, ये W क्या है बोलो, ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, V × D, और V कितने दे रखा है आपको 1000, और डेंसिटी कितनी है आपके पास में 1.2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 ग्राम आ जाएगा। तो अब आपके पास में बच्चों देखो दो चीज़ होगी, सॉल्यूट का मास भी आपके पास, और ये क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी किसकी थी बोलो, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की थी। तो आपने क्या किया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे
सॉल्यूशन का मास निकाल दिया। आपके पास सॉल्यूशन का भी मास है, सोल्यूट का भी मास है, ठीक है। जब सॉल्यूशन का मास है और क्या नाम है आपके पास में सोल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास आप निकाल लोगे आसानी से। निकालोगे। देखिए भाई क्या होता है, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है जी, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है जी। सोल्यूट क्या है आपके पास में, क्वेश्चन में बोलो CH3COOH है। सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसका कितना मास दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 120 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। और इसका सॉल्वेंट का नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन का मास आपके पास है कितना, 1200 ग्राम है, ठीक है जी। तो आप किसका मास निकाल सकते हो बोला, किसका मास निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, नहीं है, निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो आराम से, आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया भाई, सॉल्यूशन के मास में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा ज़रा देखो, कितना बचेगा, 1080 ग्राम बचा, ठीक है ना। और अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.08 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपके पास सब कुछ है। अब आप देखिए क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। ये सोल्यूट है, वेट दे रखा है, तो इसके मोल निकाल लो आप। क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास कितना होता है 60, कितने आगे 2 आगे, तो सोल्यूट के मोल कितने आगे 2 आगे, ठीक है ना। आप सॉल्वेंट के भी मोल निकाल सकते हो ना, सॉल्वेंट के मोल निकाल लो, वाटर के, यहाँ निकाल लो NH2O। वेट कितना दे रखा है इसका, ये रहा ग्राम में 1080, नीचे कितना आएगा, मोलर मास 18, कितना आएगा 18, तो कितना आएगा ये 60 आ जाएगा। तो सॉल्वेंट के मोल भी आपके पास हो गए और सोल्यूट के भी मोल्स आपके पास हो गए, ठीक है, और मास भी हो गया आपके पास में, सब कुछ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है, क्वेश्चन में ए में निकलवा रहा है वो मोलिलिटी, क्या निकलवा रहा है बोलो, मोलिलिटी निकलवा लिए। मोलिलिटी निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे मोलिलिटी बच्चों, देखते हैं लो। मोलिलिटी बराबर क्या होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने आगे 2 ऊपर रख दो, ये रे, नीचे क्या आएगा बोलो, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रख दीजिए। सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, ये आ गया 1.08 kg आ गया, ठीक है ना। 1 कितना आ गया बोलो kg आ गया। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, मोलिलिटी आ जाएगी, क्लियर होगी ना, ऐसा मोलिलिटी आ जाएगी। बी में क्या निकाल रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन, देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड पूछा था आपसे, CH3COOH सोल्यूट, तो XCH3COOH इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके मोल्स देख लो कितने हैं आपके पास में, एसिटिक एसिड के 2 हैं, ऊपर रख लीजिए। टोटल मोल्स क्या होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट वाटर के कितने हो गए 80, ठीक है 60, तो यानी कि 2 + 60 कितना आ गया बोलो 62 आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लो, और दोनों का सम निकालना है तो देखो क्या आएगा, एक ही आएगा, जोड़ के देख लेना इसको, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने किया है डेंसिटी वाले क्वेश्चन में बच्चों, ये है देखो क्वेश्चन आपका, एक बार वो समझ लो। डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, ठीक है ना, ये दे रखी है। डेंसिटी ऑफ इतने 2m एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन की इतनी दे रखी है। तो ऐसे में क्या करना है, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो भाई मोलिलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या चाहिए, मोल तो चाहिए, तो उसके लिए मास चाहिए। तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट, जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या गिवन था हमें यहाँ पे 2m दिया हुआ था मोलिलिटी। 2m मोलिलिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर,
तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, और सोल्यूट क्या है मेरा बोलो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, तो 2 मोल एसिटिक एसिड इन 1 लीटर सोल्यूशन। एसिड का क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना होता है 60, तो 60 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो देखो क्या होगा, एसिटिक एसिड का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब 1000 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है आपको। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो डेंसिटी बराबर आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम। वेट आपको निकालना है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट का मास निकालना है ना, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आपको किसका निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। तो ये जो डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी से आप क्या निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब सॉल्वेंट का मास अगर आपको निकालना है तो देखिए जी क्या करा आपने, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया, ठीक है ना। ये ग्राम में आ गया, केजी में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, बस टोटल मोल निकाल लिए, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन डेंसिटी वाला। जितने भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, तो उनको इसी प्रकार से सोल्व करोगे। डेंसिटी जब भी दी हुई हो तो डेंसिटी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, या तो वॉल्यूम निकालने के लिए कर सकते हो या सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये देखिए, मान लो मेरे पास है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 30%। ये परसेंट वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे परसेंटेज वाले सवाल आएंगे तो उनको इसी अप्रोच से सोल्व करेंगे। बाय मास ऑफ H2SO4 इज 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी आपकी। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, जरूरी नहीं है सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछे, मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, मोलरिटी भी पूछ सकता है, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना जरूरी है, बोलो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको पकड़िए 30%। अब देखो मोलरिटी आपको निकालनी है, तो मोलरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सोल्यूट का मास चाहिए। अब यहाँ तो सोल्यूट का मास नहीं दे रखा है ना, फिर आपको मोल चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम तो यहाँ से आ जाएगा, इससे निकाल लेंगे। देखो तो सबसे पहले मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, सोल्यूट का पता हो, तो सोल्यूट आपके पास है ही, ठीक है ना। सोल्यूट क्या है यहाँ पे बोलो, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं, चलो ये रहा आपका सोल्यूट, H2SO4 यहाँ पे सोल्यूट है आपका, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, ठीक है ना। चलिए तो इसको देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को पता लग गया आपको। मोलरिटी आपको निकालनी है, ठीक है ना, मोलरिटी आपको निकालनी है बच्चों यहाँ पे, और मोलरिटी के लिए आपको सोल्यूट का मास चाहिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितने भी परसेंटेज वाले सवाल होंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 30% बाई मास ऑफ H2SO4। देखो इस 30% का मतलब क्या है बच्चों, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 30% का मतलब क्या है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 30% का मतलब होता है कि 30% H2SO4 जो है, ये जो सोल्यूट है आपका, इसका मतलब होता है मीन्स दैट कि 13 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन को याद रखिए, ठीक है। क्या मतलब है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो 13% H2SO4 का मतलब है कि 13 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब 13 ग्राम का मतलब यहाँ पे सोल्यूट का जो मास है वो तो आपको पता लगा, वेट कितना है 13 ग्राम। अब आपको सॉल्यूशन का मास ही पता लग गया, तो आप सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, निकालिए। देखिए मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बोलो? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, जो कि सॉल्यूट है आपका, ठीक है ना, कितना है 13 ग्राम हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे अब आसानी से। देखो 30% से यही पता लग गया ना आपको। देखो बोलो कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, बोलो कितना आएगा भाई। इसमें से 100 में से 13 को माइनस कर दो तो 100 माइनस कितना होगा 87 ग्राम हो गया जी। अब आपके पास में बच्चों सब कुछ है, ठीक है ना। अब आपके पास सब कुछ है, सॉल्यूशन का भी मास है, सॉल्वेंट का भी मास है, ठीक है ना, और सोल्यूट का भी मास है। अब मोल्स निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए। अब देखो मोलेटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए ना भाई, वॉल्यूम भी चाहिए, क्योंकि मोलेटी बराबर क्या होती है, मोल्स पर लीटर, है ना। मोल्स पर वॉल्यूम होती है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा वॉल्यूम, अब ये डेंसिटी दे रखी है ना, तो इससे आप निकाल सकते हो। क्या दिया आपको, वॉल्यूम कहाँ से निकाल लोगे, डेंसिटी से निकाल लोगे। गिवन है डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर, इतनी दे रखी है आपको डेंसिटी, ठीक है ना। अब बच्चों डेंसिटी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी है ना, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है ही, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम ऐसा आ गया ना, क्यों आ गया। देखो V बराबर क्या होगा, ये वाला क्या होगा, D इंटू क्या होगा बोलो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो देख लीजिए तो डेंसिटी कितनी दे रखी थी, 1.09, यहाँ से डेंसिटी आपको दे रखी है इतनी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी करेंगे 1.09, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, ये कर लेना आप इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना, ये वॉल्यूम आ गया। अब मोलेटी बराबर क्या होती है बोलो, मोलेटी बराबर होती है मोल्स पर, ये आ गया, मोल्स आप निकाल लोगे। अब देखो ठीक है ना, मोल्स निकाल लोगे, कहाँ से निकाल लोगे मोल्स बोलो, मोल्स यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से। ये मोल्स क्या हैं, ये आपके H2SO4 के, तो जब इसका मोल्स निकाल लोगे यहाँ से, ये वाले मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे, सोल्यूट के मास कितना है 13, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, ये आ गया। तो यहाँ से निकाल लोगे मोल्स, ठीक है ना, वॉल्यूम आपके पास यहाँ से आ गया, और आप फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लेना अब इसको आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम जो सोल्व करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, फाइंड आउट मोलिलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है जी। हैविंग मोल फ्रैक्शन, अच्छा सवाल है बच्चों, जेई में पूछा गया है ये, मोल फ्रैक्शन 0.5 इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है जी। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, यूरिया की जो है मोलेटी दी हुई है, नहीं यूरिया का मुझे क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, और मोलिलिटी मुझे निकालनी है,
यूरिया की मोलिलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन मुझे दिया है, तो मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलिलिटी मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखते हैं, ठीक है बच्चों। गिवन क्या क्या है, मोल फ्रैक्शन मेरे को यहाँ पे गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना गिवन है बोलो, 0.5। कैलकुलेट क्या करना है मेरे को, मोलिलिटी, मोलिलिटी मेरे को क्या करनी है बोलो, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अब बच्चों देखिए चलिए क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। क्या दिया है मेरे को, सॉरी मोलिलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन मेरे को दिया है। तो जो गिवन है पहले उसी को देखिए, जो गिवन है लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक्स लिख दूँ, एक्स यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बराबर बोलो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एन मोल्स ऑफ यूरिया टोटल मोल्स, ठीक है ना। मैंने क्या करा, स्मॉल एन किसका मान लिया, सोल्यूट का मान लिया यूरिया के लिए, और कैपिटल एन किसके लिए मान लिया, सॉल्वेंट के लिए मान लिया, ठीक है ना, ये मान लिया इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हैं आपके, ये हैं मोल्स यूरिया के, मोल्स ऑफ यूरिया, और जो कैपिटल एन है ये क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ क्या बच्चों, ये सॉल्वेंट है। मुझे मोल फ्रैक्शन यूरिया का गिवन है कितना, 0.5, तो यहाँ लिख दें 0.5 n, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दूँ n प्लस n, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पे देखो n प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 0.5, ये हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, n प्लस n बराबर n, अच्छा 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, तो मैं 0.5 की जगह लिख सकता हूँ 1/5, सॉरी 1/2, ये क्या मेरा, ये 1/2 है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये किस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, n प्लस n बराबर क्या होगा, ये 2n हो गया ना, क्या होगा ये 2n हो गया। तो यहाँ से मैं कैपिटल N निकाल सकता हूँ, n बराबर क्या हो जाएगा 2n और n, तो कैपिटल N बराबर कितना हो गया बोलो, स्मॉल n आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन के अनुसार ही मैंने कर दिया, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसी के अनुसार इसका सॉल्यूशन मैंने बच्चों कर दिया। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे बच्चों, मुझे मोलिलिटी निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है बोले, यहाँ पे मोलिलिटी मुझे इसकी निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए भाई मोलिलिटी क्या होती है, मोलिलिटी बराबर होती है मेरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होता है बोलो, याद करो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये होती है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होती है बोलो, केजी में होती है। देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, अगर मैं यहाँ पे क्या निकाल लूँ, सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मोल मैंने कैसे लिए, कैपिटल लेटर में लिए, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर ये हो जाएगा ऊपर वेट, और नीचे क्या हो जाएगा ये बोलो, मोलर मास। याद करो भाई मोल्स कैसे निकालते हैं आप, सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे बच्चों, मैंने सॉल्वेंट के मोल निकाल लिए, ठीक है ना, सॉल्वेंट, ये तो मोल्स किसके हैं ऊपर के बोलो, ये मोल्स किसके हैं, ये तो सोल्यूट के हैं। अब मैंने क्या करा, देखो ये क्या होता है, n बराबर वेट बाई मोलर मास होता है ना, ये सॉल्वेंट के मोल है कैपिटल लेटर वाले, ये वेट है, ठीक है ना, और ये क्या है, मोलर मास है। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ बोलो, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये वेट निकाल सकता हूँ आपका, ठीक है ना, मुझे वेट चाहिए ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n बराबर वेट बाई मोलर मास,
और मोलर मास किसका है, ये वाटर का है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं वेट निकाल सकता हूँ, ये क्या निकाल सकता हूँ बोलो, यहाँ से मैं वेट निकाल सकता हूँ। कितना आ गया आपका, 18N आ गया, 8N ग्राम। कितना आ गया ये वेट बोलो, 18N ग्राम आ गया। तो चल लिखिए, मोलिलिटी बराबर क्या होगी बोलो, मोलिलिटी बराबर होगी आपकी, बोलो क्या होगी, बोलो क्या हो जाएगी, मोलिलिटी बराबर हो जाएगी आपकी N ऊपर आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिखूंगा मैं, 18N, 18N लिखूँ इस, हाँ 18N, और ये किस में बोलो, ग्राम में। तो इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से क्या कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर बात होगी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, कैपिटल N किसके बराबर, स्मॉल n के। तो मैं इस कैपिटल N की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो, बोलो क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n लिख सकता हूँ। तो n/18N और नीचे क्या आ गया, 1000 आ गया। n से n कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। तो मोलिलिटी बराबर क्या होगी बोलो, ये ऊपर चला जाएगा 1000 और नीचे क्या आ गया, 18। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 55.5 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने मोलिलिटी निकाल ली। करा क्या है आपने, देखो बच्चों यहाँ पे क्या करा है, मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो यहाँ से जो गिवन है उसके अनुसार करा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। यहाँ से मैंने इसको इधर को यहाँ लिया है, 0.5 का मतलब 1/2 हो गया। इसको ऊपर ले गए, n+n 2n हो गया, ठीक है ना। n बराबर 2n - n, ये दोनों बराबर हो गए। मोलिलिटी आप जानते हो क्या होता है, मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए ना, सॉल्वेंट केजी में चाहिए, मोल्स तो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप जानते हो n बराबर क्या होता है, वेट ऑफ मोलर मास, ये मुझे चाहिए। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा 18N हो जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास आ जाएगा फिर 18 ग्राम। तो अब मोलिलिटी का फॉर्मूला आपने लगाया, मोलिलिटी बराबर मोल्स सॉल्यूट के n आ गए, नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, ये रहा 18N ग्राम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, केजी में चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो कैपिटल N है ये किसके बराबर होता है, स्मॉल n के, स्मॉल n आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर मोलिलिटी बराबर 1000 ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 18 से इसको डिवाइड करोगे 55.5 स्मॉल m आ जाएगी, ये इसकी मोलिलिटी आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने सीखा इस लेक्चर में इंटर कन्वर्जन ऑफ, बोलो कंसंट्रेशन टर्म। तो हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी आज बच्चों, इसमें एक पढ़ी हमने मोलिलिटी, दूसरा पढ़ा मोल फ्रैक्शन और उसके क्वेश्चन। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे 2 और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज वाली और क्या नाम है आपकी नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ फिर मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया।